स्वागत करती हूँ तथा आपके महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो करंट इशू है वुमेन एम्पावरमेंट इन स्पोर्ट्स, इसको बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्यशाला का आयोजन आपने किया है वह वाकई ही काबिल तारीफ है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, हमारे पास समय भी बहुत कम है और विषय बहुत ही विस्तृत है, तो हम चाहेंगे कि हम तुरंत ही इस विषय की तरफ बढ़े। सर स्क्रीन शेयर हो चुकी है, क्या दिख पा रहा है सर आप सभी को? यस मैडम, दिख रहा है। ओके सर, जस्ट अ मिनट। चलो तो बढ़ते हैं इस विषय की तरफ, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। प्लीज अनम्यूट सर, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स जो है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दे ताकि हम आपको अच्छी तरह से समझाने में अपने आप को फ्री महसूस कर सके। तो बढ़ते हैं वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स इस विषय की तरफ। आप सभी देख रहे हैं, आप सभी सुर्खियों में भी देख रहे हैं कि ओलंपिक टोक्यो 2020 में इंडियन प्लेयरों ने क्या धमाल मचा दी है, जिनमें 3 महिलाओं का भी सहभाग है जिन्होंने कांस्य और रजत पदक पर अपना नाम लिखित किया है। क्या आपने कभी पुरुष वर्ग के मुंह से इन बातों को सुना है कि आप लड़कियों की तरह मत चलिए, कि आप लड़कियों की तरह मत हंसिए, एंड वन द किलिंग्स में आप लड़कियों की तरह मत खेलिए? कहा है हम, क्या कर रहे हैं हम? और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए भारत को तो बहुत अच्छा इतिहास है जिसमें अनेक वीरांगनाओं ने अपने आप को सिद्ध किया है। रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते हैं, जो कि बहुत अच्छी फेंसर और हॉर्स राइडर थी, जिनको तलवारबाजी का हुनर जन्म से नहीं अपनी काबिलियत से मिला था, अपनी मेहनत से मिला था। इतना ही नहीं तो हम देखते हैं जिजा माता जी को, जिनको शिवाजी माँ के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं तो उनको राष्ट्र माता के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने एक सपना अपने बेटे को दिया स्वराज्य बनाने का, और उसके लिए उन्होंने कितनी अथक परिश्रम द्वारा घुड़सवारी, तलवारबाजी, इन सभी के साथ न जाने किन किन चीजों से अपने बेटों को नवाजा। फिर भी यह भारत कंट्री है जो पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान संस्कृति में महिलाओं को पीछा ओछा समझने वाली संस्कृति। और फिर ऐसे दौर में एक चमत्कार हुआ जो कि रियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए केवल 2 महिलाएं आगे आई, और जिसमें साक्षी मलिक और पीवी सिंधु, इन दोनों को नवाजा गया, जबकि पुरुष वर्ग हमको नहीं मिला। तब इन दोनों को बहुत सराहा गया। क्यों सराहा गया, क्या एजेंडा था इसका? देखिए, इन सभी महिलाओं को, साक्षी मलिक, दीपा करमारकर, अदिति अशोक और पीवी सिंधु, जबकि साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने मेडल लिया, उसके बाद यूएन जर्नल्स में सुर्खियों में बटोरी गई है दीपिका करमारकर और अदिति अशोक, इनके परफॉर्मेंस के लिए, इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। क्या ये सब क्या कर रही है? देखते हैं आगे। ओलंपिक का मेडल मिलने के बाद में हरियाणा सरकार ने तुरंत साक्षी मलिक को 2.5 करोड़ का चेक देके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस आंदोलन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। जबकि आपको शायद पता होगा कि इसका ब्रांड एम्बेसडर पहले साइना नेहवाल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस को दिया गया था, जिनका नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगी, उनके नाम वो कर दिया गया था। और तुरंत ही ऐसा क्या हुआ कि उनको छोड़ के इस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाया गया। साक्षी मलिक उस राज्य से बिलोंग करती है जहां दहलीज, चूल्हा चौका और इसी भीतर इन महिलाओं को रखा गया था। साक्षी मलिक ने वो कमाल कर दिखाया कि हरियाणा का हर दरवाजा, हर महिला खटखटा के उसने ये सिद्ध कर दिया कि मैं कर सकती हूँ तो शायद आपकी बेटी भी कर सकती है। क्या ये एम्पावरमेंट नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल भी एम्पावरमेंट है। इसके बाद जब भी हम टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में धमाल मचा दिया मैरी कॉम, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहैन। कौन है ये मैरी कॉम? ये मैरी कॉम खाना बनाने के लिए लकड़ियां बटोरने वाली वो लड़की है, एक चाय की कैंटीन चलाने वाले माँ की वो लड़की है जिसने भारत को सिल्वर मेडल दिया है। क्या है, क्या है, कहाँ है हम? पीवी सिंधु,
केवल एकमेव महिला ऐसी है जिसने ओलंपिक में 2 बार मेडल प्राप्त करने का सम्मान अर्जित किया है। इसके पहले अगर आप जानते होंगे कि पुरुष वर्ग में सिर्फ सुशील कुमार को ही ओलंपिक्स में 2 मेडल मिले थे। पीवी सिंधु वो लड़की बनी है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। क्या है, कहाँ है हम? क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है? लवलीना बोरगोहेन अपने राज्य की ऐसी इकलौती बेटी है जिसने ओलंपिक्स में मेडल मिलाया है। अपनी 2 बड़ी बहनें जो कि बॉक्सिंग के लिए मानी जाती थी, राष्ट्रीय स्तर पर खेलती थी, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाली है लवलीना बोरगोहेन, जिसने आज देश को एक दिशा, एक नया मार्ग दिखाया है कि लड़कियां भी खेल सकती है, कर सकती है। तो खेल हमें क्या देता है? अगर खेल देखें, खेल के बेनिफिट्स देखें, अगर हम सोच रहे हैं कि खेल थ्रू महिलाओं को एम्पावर किया जाए, सभी को, सभी समाज को एम्पावर किया जाए, सशक्त बनाया जाए, तो खेल क्या देता है? खेल शिक्षा देता है। शिक्षा को बेहतर करने का एक अवसर खेल देता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज एंड एकेडमिक्स। क्या है ये? शिक्षा लेने के लिए क्या चाहिए? क्या आप जानते हैं कि अगर रेशो देखा जाए दुनिया का, भारत का, तो 100% लड़कियां यह प्राथमिक एजुकेशन ले रही है, मगर हायर एजुकेशन की तरफ उनका रुझाव देखे तो केवल 33%, आप रेशो सुनिएगा, केवल 33% ही महिला उच्च शिक्षण ले रही है। क्या हो रहा है? ये ड्रॉप आउट रेट, क्या हमारा लक्ष्य इधर नहीं खींच रहा है? क्यों है ये ड्रॉप आउट रेट? क्योंकि मन में डर है। लड़कियों के मन में डर है, मैं सीख पाऊंगी, मैं सक्सेस हो पाऊंगी, मैं ये कर पाऊंगी, और इसी डर को मिटाता है स्पोर्ट्स। क्योंकि स्पोर्ट्स में हार तो होती ही नहीं है, एक तो हम जीतते हैं या तो फिर कुछ सीखते हैं। जब हार का डर आपके दिल से निकल जाता है तो वही एक आनंददायी आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। एजुकेशन, मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं इनमें से नेहा अग्रवाल को। क्या आप जानते हैं ये नेहा अग्रवाल कौन है? ये वो लड़की है, दिल्ली से आई हुई ये वो लड़की है कि जिसकी कम्युनिटी ने उसको उड़ने के लिए पंख तो नहीं दिए, पर उसके पंख कतरने के लिए जरूर कोशिश की है। वो उस कम्युनिटी में से आती है जहां बच्चों को पढ़ाना है, अगर लड़की है तो डॉक्टर बनाना है और लड़का है तो इंजीनियर बनाना है। कौन है ये नेहा अग्रवाल? ये वो लड़की है जिसने बीजिंग ओलंपिक में टेबल टेनिस में 18 साल की होते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्या है इसके पास? नेहा अग्रवाल 40 इंटरनेशनल और 80 नेशनल मेडल्स की मेडल होल्डर है। आप फिर से सुनिएगा, कौन है नेहा अग्रवाल? 40 इंटरनेशनल और 80 नेशनल मेडल्स इनके पास है। इस बच्ची ने उम्र की 6 साल से खेलना शुरू किया, उसके बाद खेलते गई और खेलते गई। और सराहने वाली बात यह है कि इस बच्ची ने 10th में 82% और 12th में 88% लिया। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में यूएसए से डिप्लोमा लिया। क्या ये लड़की उच्च शिक्षित नहीं है? क्या इस स्पोर्ट्स ने एम्पावर नहीं किया है कि खेल और एजुकेशन को अपने साथ साथ बनाए रखे? नेहा अग्रवाल आज लीड कमेंटेटर है इंटरनेशनल टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियंस की। नेहा अग्रवाल यह बहुत अच्छी स्पीकर है जो कि स्पोर्ट्स एवं एम्पावरमेंट के लिए संपूर्ण देश में कार्य कर रही है। जब भी नेहा अग्रवाल को इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतनी अच्छी उच्च शिक्षित स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद भी कैसे कर पाती है आप, तो नेहा अग्रवाल का जवाब था कि ये टाइम मैनेजमेंट, ये कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगी, मैं कर दूंगी, ये मुझे स्पोर्ट्स से मिला है। तो क्या स्पोर्ट्स एम्पावर नहीं करता है? क्या स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं करता है एजुकेशन के लिए? करता है। इंदिरा नोई जी, मैं नहीं जानती कि कितने लोग इनके बारे में डिटेल में जानते हैं, पर मैं ये बता दूं, ये वो वुमेन है जो भारतीय वंशी है और वर्ल्ड में 100 ऐसी वुमेन्स जिनको पावरफुल माना जाता है उनमें से एक है। कौन है ये भारत में खेलने वाली स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल की टेबल टेनिस प्लेयर है। उसके बाद इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में अपना दबदबा बनाया और उसके बाद यूएसए के लिए बेसबॉल टीम में अपने आप को मजबूत किया। ये खिलाड़ी है, ये विश्व की वो महिला है जो सबसे पावरफुल 100 महिलाओं में से खुद का किरदार 14वें स्थान पर रखती है। क्या ये शिक्षित नहीं है? इन्होंने इंटरव्यू में कई बार बताया कि मैं ये सब जो भी कर पाई हूँ वो केवल एंड केवल स्पोर्ट्स की वजह से कर पाई हूँ, केवल एंड केवल स्पोर्ट्स की वजह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ और मैं ये स्थान प्राप्त कर सकी हूँ। और मैं ये कहूंगी तो शायद आपको आश्चर्य होगी कि ये वही लेडी है जो कि यूएसए के
बराक ओबामा जी राष्ट्रपति, इनके सलाहकार समिति में स्थान प्राप्त जिन्होंने किया था। अमेज़न की लीडिंग प्रेसिडेंट वो रह चुकी है। क्या वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है स्पोर्ट्स थ्रू? जी है। ये सब इनको किसने दिया है? तो ये स्पोर्ट्स ने दिया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि इसी के साथ साथ में हेल्थ, स्पोर्ट्स क्या देता है? एम्पावर करने के लिए स्पोर्ट्स क्या देता है? तो हेल्थ देता है, अच्छी सेहत देता है। योगा हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हो आप जिसको लेना चाहेंगे, वो आपको केवल और केवल अच्छी सेहत देता है। और लड़कियों को और स्त्रियों को तो देश की या घर की नींव मानी गई है, क्योंकि उसने कभी बीवी, बेटी, माँ और दादी के नाम से अपने आप को सिद्ध किया है। क्या घर की यह नींव मजबूत होना जरूरी नहीं है? आप देखिए अभी चल रहा जो दौर है, किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाइएगा, डॉक्टर कहते हैं अगर आपको सेहतमंद रहना है तो किसी ना किसी खेल को आप अपना लीजिए। क्या है स्पोर्ट्स? ये है स्पोर्ट्स। क्या देता है स्पोर्ट्स? ये देता है आपको स्पोर्ट्स। क्या आप जानते हैं कि भारत एक ऐसी कंट्री है, देखिए इस रेशो को, भारत एक ऐसा देश है कि जो अपने ओबेसिटी के लिए दुनिया में जाने लगा है। यूएस और चाइना के बाद में वुमेन ओबेसिटी में इंडिया स्टैंड कर रहा है। क्या ये अच्छी बात है? अगर घर की नारी, हमारे देश की लड़की अगर सशक्त ना हो पाई अच्छे हेल्थ द्वारा, तो क्या वो सक्षम बन सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्पोर्ट्स आपको क्या प्रदान करता है? अच्छी हेल्थ प्रदान करता है, जो कि आपको सक्षम बनाने के लिए सहायक होता है। क्या देता है स्पोर्ट्स आगे? लीडरशिप, नेतृत्व। क्या है लीडरशिप? अपनी टीम को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए मोटिवेट करता है, वो है लीडरशिप। अगर मैं ये बोलूं कि भारत में जब सर, ब्रह्मे सर, एक्सक्यूज मी प्लीज, ब्रह्मे सर। हाँ, माइक म्यूट करा सगळ्यांनी। हाँ सर, क्या आप प्लीज पार्टिसिपेंट के माइक म्यूट कर सकते हैं सर? ये है बिकॉज भी मैडम, डिस्टर्बेंस, लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। माइक म्यूट किए है। ओके चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप, सक्षम नारी के लिए लीडरशिप बहुत ही जरूरी होती है। मैंने अभी कहा क्या है लीडरशिप। देखिए जब सानिया मिर्जा, सिंधु, पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल ने तहलका मचा दिया था, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपनी एक इंसिडेंस को बताती हूँ कि जब मेरी दोस्त की बेटी का बर्थडे था और मैंने चाहा कि उसे कुछ गिफ्ट दिया जाए, एज अ स्पोर्ट्समैन मैंने चाहा कि इसे कुछ तो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का दिया जाए, तो उस बच्ची ने मुझसे मांग की। किस मांग की? आंटी आई वांट स्टिक क्लिप्स लाइक साइना नेहवाल एंड आई वांट अ बैंड like a tennis player। क्या है ये क्या कर रही है साइना नेहवाल, सिंधु और साक्षी मलिक? स्लोली दे आर क्रिएटिंग द लीडर्स। अगर कोई एक बच्ची आके ये बोलती है कि मुझे साइना जैसे बनना है, मुझे सानिया जैसे बनना है, मुझे सिंधु जैसे या साक्षी जैसे बनना है, तो क्या कर रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिएटिंग द लीडर। स्लोली दे आर क्रिएटिंग द लीडर। क्या आपको पता है कि सानिया और साक्षी को फॉलो करने वाली कितनी छोटी बच्चियां हैं जिनके दिल में ये उमंग है कि हम भी देश के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जो सानिया और साक्षी कर सकते हैं। इन दोनों ने तो एडवर्टाइजमेंट के मायने ही बदल दिए हैं। जिस प्रसार माध्यम में और जिस एडवर्टाइजमेंट में हर बार लड़कों को और हीरोइंस जिसको हम कहते हैं, जिनको नहीं कहना चाहिए, वो एक्ट्रेस है जो भी पिक्चर्स में काम कर रही है अपनी एक्टिंग के द्वारा, वो असल जिंदगी नहीं जी रही है। असल हीरो ये स्पोर्ट्समैन है जो कि अपनी जिंदगी को भारत के लिए समर्पित कर रही है एक मेडल्स के लिए। इन्होंने एडवर्टाइज के मायने बदल दिए हैं। बहुत लोग इन्हें चाह रहे। यूएन जर्नल में एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि सानिया मिर्जा, सिंधु, ये दोनों ही एडवर्टाइजमेंट की दुनिया की क्वीन बन चुकी है। हर कोई इनको देखना चाह रहा है। क्या है ये? यही तो एम्पावरमेंट है। देखिएगा मेरी कॉम, ये है हमारी लीडर मेरी कॉम। आफ्टर द बर्थिंग टू ट्विंस, 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद अगर मेरी कॉम ओलंपिक में मेडल जीत सकती है तो सब कुछ हो सकता है। 3 बच्चों की मां टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती है और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह सकती है। वो है मेरी कॉम। क्या दे रही है मेरी कॉम? मेरी कॉम एक आशा दे रही है हर भारतीय बच्ची के मन में कि मैं भी देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। व्हाट शी इज डूइंग, शी इज क्रिएटिंग द स्मॉल लीडर्स लाइक स्मॉल किड्स।
आत्मविश्वास, खेल हमें आत्मविश्वास देता है। क्या आप जानते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है, आई कांट डू इट, इसके बीच की टी की दूरी निकाल के आई कैन डू इट, ये आत्मविश्वास हमें देता है स्पोर्ट्स। सी द स्मॉल गर्ल, सी द कॉन्फिडेंस ऑन हर फेस, मैं इस दुनिया में ऊंची उड़ान ले सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस देता है स्पोर्ट्स। कॉन्फिडेंस की बात ही की जाए तो कई बार ऐसा हो चुका, मैं अपनी स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। आई वॉज स्टडिंग इन अने महिला महाविद्यालय यवतमाल एंड आई वॉज द सीयर, स्पोर्ट्स सीयर और देयर। एक समय हमारे सर ने बोल दिया कि कॉलेज में हमको डिबेट कंपटीशन लेना है और उसका ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को करना है। चलो हम लग गई है, जबकि स्पोर्ट्स वुमेन थी, सभी ने टीम स्पिरिट से काम करना शुरू कर दिया और डिबेट कंपटीशन शुरू हो गई। उस डिबेट कंपटीशन में महाविद्यालय की जो छात्रा सहभागी होने वाली थी वो आइन समय पे नहीं हो पाई, किसी कारणवश नहीं हो पाई। अब बात आती थी कॉलेज के मान सम्मान की। पिछले 1 घंटे से डिबेट को हम सुन रहे हैं और उसके बाद में सर अगर कहते हैं कि हमारी कॉलेज की एक स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करने वाली थी वो नहीं कर पाएगी। सर ने पूछा, मैम रूपाली आप क्या कर पाओगी? और मैंने कहा सर मैं कर ही लूंगी, क्योंकि मैं हारने वाली तो नहीं हूँ, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, या तो जीत जाऊंगी या तो फिर इससे कुछ सीख जाऊंगी। एंड आई स्टार्ट टॉकिंग, आई पार्टिसिपेट इन डिबेट। और आप शायद जान के शौक होगी कि उस डिबेट कंपटीशन में मैंने पहला स्थान प्राप्त कर दिया और उसके बाद अगली 4 साल तक डिबेट कॉम्पिटिशन्स में मुझे हराने वाला शायद ही यवतमाल में कोई हो पाया। स्टेट, डिवीजन, नेशनल लेवल पे डिबेट कंपटीशन खेल पाए। फिर एक इंटरव्यू में, तब तो टीवी वीवी में ये इंटरव्यू बहुत कम होते थे, रेडियो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि कहाँ से आया आप में ये कॉन्फिडेंस, और मेरा जवाब था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स वुमन हूँ, ये कॉन्फिडेंस, ये टाइम मैनेजमेंट, ये जीतने की जिद मुझे स्पोर्ट्स ने दी है। ये है कॉन्फिडेंस और ये है स्पोर्ट्स। क्या देता है स्पोर्ट्स? निर्णय क्षमता। आप देख रहे होंगे इस फर्स्ट पिक्चर में, दुनिया इतनी ही जटिल है। देखिए इस बच्ची के आंखों को, इस जटिल दुनिया में अगर हमको सरवाइव करना है तो हमें निर्णय लेना होगा, जो कि हमें खेल सिखाता है। टीम गेम में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर कर गए तो जीत जाएंगे, अगर रुक गए तो हार जाएंगे। ऐसे समय में निर्णय लेने की क्षमता जो हमारी बढ़ती है ना, वही स्पोर्ट्स देता है। आप लोगों को मुझे ये बताने के लिए मतलब बताना ही होगा कि कितने लोगों को आपने देखा है शिक्षा में केवल उचित निर्णय ना लेने की वजह से उन्होंने, कई बच्चों ने 10th और 12th इतनी छोटी एग्जामिनेशन में फेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया है। पर क्या आपने सुना कि किसी टूर्नामेंट के बाद में, टूर्नामेंट ना जीतने से किसी स्पोर्ट्स वुमन ने या किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने आत्महत्या की है? नहीं, क्योंकि उसके पास है डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता है उसके पास में कि अगर नहीं कर पाया मैं, अभी नहीं कर पाया मैं, पर मैं एक निर्णय जरूर ले सकता हूं कि मैं अभी नहीं कर पाया तो शायद मैं आगे भी कर पाऊंगी। ये देता है स्पोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, देता है स्पोर्ट्स दृढ़ता, डोंट गिव अप की जो है ना एक ताकत है स्पोर्ट्स में। डोंट गिव अप, कभी भी हार मत मानिएगा, अपने आप को प्रूव करने के लिए डटे रहिएगा, ये देता है स्पोर्ट्स। सी द स्मॉल गर्ल्स, कोशिश, उसे नहीं पता वो ऊपर जा पाएगी, चढ़ पाएगी, क्या कर पाएगी, पर कोशिश करना, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना, ये सिखाता है स्पोर्ट्स। और ये शायद जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है कि हार मत मानो, आगे बढ़ो और जीते जाओ। ये है एम्पावरमेंट और ये देता है स्पोर्ट्स। क्या देता है स्पोर्ट्स? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है? इट इज नॉट ओनली व्हाट वी डू बट आल्सो व्हाट वी डू नॉट डू, फॉर विच वी आर अकाउंटेबल। मतलब स्पोर्ट्स वो देता है हमें सिर्फ जीत की जिम्मेदारी का हिस्सेदार बनाने की सोच समझ नहीं देता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स देता है हमें अगर हार भी जाते हो, कुछ ना भी कर जाते हो, तो उसकी जिम्मेदारी लेने का जज्बा देता है स्पोर्ट्स। और यही तो बहुत बड़ा जीवन का मूल्य है कि जिम्मेदारी लो। मैं एक आपको छोटी सी बात अपने जीवन से निगड़ित बताना चाहूंगी। मेरी एक दोस्त जो कि बहुत अच्छी हॉकी प्लेयर है, बहुत अच्छा करियर रहा जिसका हॉकी में, हॉकी खेली और उसके बाद में किस कारणवश उसको हॉकी को छोड़ देना पड़ा। वो ऐसे राज्य से बिलोंग करती थी जहां पे जॉइंट फैमिली का बहुत ही ज्यादा कमांडेबल था।
वो एक ऐसे परिवार को लीड करती थी जिसमें 10 सदस्य, आप जानते हैं कि जॉइंट फैमिली तो अब दूर की बात है, पर घर में 4 से ज्यादा सदस्य होना भी कई लोगों के लिए बहुत परेशानीदायक हो जाता है। ऐसे समय में 10 सदस्यों के परिवार को वो अकेली एक प्लेयर लीड कर रही है। मैंने उससे पूछा, कैसे ले लेती हूँ इन सभी की जिम्मेदारी? तो उसका जवाब था, जो मैं आपको यहाँ दर्शाना चाहूंगी। उसका जवाब था, यार हॉकी में तो 15 लड़कियों को संभाल लेती थी, फिर भी तो ये 10 ही है, संभल जाएंगी और जिंदगी निकल ही जाएंगी। मैं खुश हूँ मेरे परिवार के साथ में और इस जिम्मेदारी के साथ में। कौन सिखाता है ये सब? किसने सिखाया उसको? ये सिखाया स्पोर्ट्स ने, और यही स्पोर्ट्स है। डेडिकेशन और कमिटमेंट, समर्पण व प्रतिबद्धता। अगर देखनी हो आपको तो आप देखिए, ये है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू की अगर स्टोरी आप सुनेंगे, शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ओलंपिक चल रहा था और बार बार ऑनलाइन और प्रसार माध्यम इतना स्ट्रांगली सबको प्रसारित कर रहा था कि सभी ने सुना होगा। क्या होता है डेडिकेशन? ये है मीराबाई चानू, जो कि रियो ओलंपिक के लिए भी पात्र हुई थी। पर रियो ओलंपिक में किस कारणवश वह बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन के कारण अपने वेट को भी नहीं उठा पाई थी, और जो उसके लिए बहुत शर्मनाक था। और उसी प्लेटफॉर्म पे उसने अपने समर्पित भाव से या प्रतिबद्धता खुद से जो की थी, कमिटमेंट की मैं फिर ओलंपिक में आऊंगी। घर आने के बाद में बहुत निराश होते हुए एक बार उन्होंने सोच लिया कि मुझे स्पोर्ट छोड़ना है, वेट लिफ्टिंग मेरे लिए नहीं है। अगर इतना स्ट्रगल करने के बाद में, इतना मेहनत करने के बाद में भी अगर मैं मेडल नहीं ला सकती हूँ, अगर मैं अपनी प्रतिशत वेट को नहीं उठा सकती हूँ, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे समय में फैमिली मेंबर्स, कोच, कम्युनिटी ने उसे मोटिवेट किया कि आपकी उम्र ही क्या है, आप कर सकती हो। और उसके बाद में मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये होती है कमिटमेंट, जो अपने आप से होती है। इतना ही नहीं कि कॉमन, उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के बाद में एक मेजर इंजरी जो उनके पास आई, उनमें मेजर इंजरी जो हुई, उस मेजर इंजरी से मीराबाई चानू लगातार 4 महीनों तक बेड से लिपटी हुई रही। वो नहीं उठ पा रही थी बेड से, और तब उन्होंने हिम्मत हारी कि मैं शायद स्पोर्ट्स करियर को छोड़ दूंगी, नहीं होगा मुझसे। पर तब उन्होंने अपनी कमिटमेंट को याद किया कि जिस रियो ओलंपिक में मेरी शर्मनाक हार हुई थी, उस हार के लिए मुझे अपने आप से प्रतिबद्ध रहना है और मुझे मेडल जीतना है। और उसी के लिए मीराबाई चानू कई साल तक अपने परिवार से दूर रही। ये है डेडिकेशन। नो जंक फूड, नो फोन एट ऑल। ये है कमिटमेंट, ये है समर्पण। और इसी समर्पण के साथ आप सभी देख रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने वो कमाल कर दिखाया और भारत के लिए सिल्वर जीत लिया। आज क्या नहीं है मीराबाई चानू के पास? क्या है समर्पण, क्या है कमिटमेंट? ये इनसे सीखने को मिलता है। नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख, रेलवेज की तरफ से 2 लाख, और तो मौके पे चौका मार दिया डोमिनोज पिज्जा ने। जबकि मीराबाई का एक ही स्टेटमेंट था मेडल जीतने के बाद कि जो मैंने इतने दिन तक जंक फूड नहीं खाया, मुझे पिज्जा पसंद है, मैं पिज्जा खा लूंगी जीतने के बाद में। तो डोमिनोज ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जिंदगी भर हम मीराबाई चानू को पिज्जा खिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब स्पोर्ट्स हमारे कमिटमेंट से साथ हमें मेडल देता है, तो समाज भी हमारे प्रति कमिट होने के लिए तैयार हो जाता है। और ये कौन देता है? ये केवल और केवल स्पोर्ट्स ही दे सकता है। टीम वर्क। क्या है टीम वर्क? ये सब तो हमको टोक्यो ओलंपिक में हॉकी वुमेन्स टीम में देखने के लिए मिला। क्या कमाल कर दिया हॉकी वुमेन्स टीम ने, कई सालों के बाद पहली बार सेमीफाइनल को क्वालिफाई किया। भलाई नहीं ला पाई वो भारत के लिए मेडल, पर जिस तरह से वो लड़ी वीरांगना, देश के लिए एक मॉडल बन गया, देश के लिए वो एक रोल मॉडल बन गई। क्या होती है टीम स्पिरिट, क्या होता है टीम वर्क, ये हमें उनमें देखने के लिए मिला। जब टीम गेम में विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न कम्युनिटी से, विभिन्न वर्ग से, विभिन्न वंश से लड़कियां एक साथ आती है और एकजुट मिलके वो क्या कर सकती है, ये सब देखने के लिए मिला हमें इस हॉकी टीम में। ये है टीम वर्क, जो कि विश्व के सामने भारत देश को रखने के लिए, ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपने आप को सिद्ध कर रहा था। यही है टीम वर्क। और कौन देता है ये टीम वर्क को दिल में रखने की भावना, टीम के साथ काम करने की भावना? ये स्पोर्ट्स देता है। अगर आपने हॉकी टीम की लीडर
रानी रामपाल को देखा होगा कि किस तरह उसने अपनी टीम को एक तरह से बांध के रखा था। वंदना कटारिया का तो परफॉर्मेंस आप किसी से छुपा नहीं है, क्या कमाल कर दिया उस बच्ची ने, गोल्स की हाइट्रिक कर दी। अगर वंदना कटारिया का स्टेटमेंट आपने सुना होगा तो कहां से आई आप में ये ताकत, तो उसका स्टेटमेंट है, ये ताकत मुझे अपनी टीम ने दी, ये मेरा अकेली का श्रेय नहीं है, ये हमारा टीम वर्क है। जब एक टीम की लड़की इस तरह से स्टेटमेंट करती है तो आप सोच सकते हैं कि टीम वर्क क्या है, और यही प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। हम टीम है तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं, हम उस ऊंचाई को जीत सकते हैं जो कि हमने हमारे लिए निर्धारित की है या समाज ने हमारे लिए निर्धारित की है। ये है टीम वर्क। लक्ष्य की स्थापना, स्पोर्ट्स हमें अलाउ करता है कि हम उस गोल को पाने के लिए वो सारी शिद्दत, वो सारी मेहनत करें जो हमें चाहता है या जिसे हम चाहते हैं। क्या है गोल? स्पोर्ट्स सिखाता है कि अगर मुझे जीतना है तो इस जीत की कड़ी को बरकरार रखने के लिए मुझे किन हडल्स पे से जाना होगा, किन समस्याओं को मुझे पार करना होगा, इसकी शिक्षा देता है स्पोर्ट्स। क्या ये वास्तव में सक्षम करने के लिए प्रभावी नहीं है? जी है। हम अपनी असल जिंदगी में कई बार इसीलिए फेल्यूर हो जाते हैं क्योंकि हम अपने लिए कुछ गोल सेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद और एक एग्जाम आएगी, उसके बाद और एग्जाम आएगी, फेल होंगे तो फिर पढ़ेंगे, फिर होके आगे बढ़ेंगे। पर क्या आप अपने लिए एक गोल निर्धारित कर पाते हो? नहीं, कई बार नहीं। और इसी कारण कई बार हम अपनी वास्तविक जीवन में अपयशी हो जाते हैं या फिर हम लूजर हैं। पर स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता है कि हमें ये गोल सेट करना है और इसी के लिए इसके बीच आने वाले हर एक हडल को पार करना है। और यही अगर लड़कियां सीखती है, वास्तविक जीवन में इसको अप्लाई करती है, तो वो यकीनन ही कामयाबी को छू सकती है। मेंटेनिंग फ्रेंडशिप, दोस्ती बनाए रखना, ये स्पोर्ट्स का वो एक स्किल है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। अलग अलग प्रांत की लड़कियां, अलग अलग जगह की लड़कियां एक साथ मिलके वो कमाल कर देती है, उस दोस्ती को बरकरार कर देती है और उसी दोस्ती के आधार पर समाज की चुनौतियों को लड़ने के लिए खुद को सिद्ध कर देती है, वो है स्पोर्ट्स। एक टीम में किसी के आधार के सिवा मैं आगे बढ़ सकती हूँ या नहीं, या मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे दोस्त बहुत सहायक है और इन दोस्ती के वजह से मैं आगे बढ़ जाऊंगी, ये जो एक फीलिंग है ना, ये दोस्ती ये देती है स्पोर्ट्स। हम देख रहे हैं अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त, इन दोस्तों के साथ मत रहिएगा, इन दोस्तों के साथ रहिएगा, इन दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इन दोस्तों को शेयर मत कीजिएगा। ऐसा कई बार हम हमारे परिवार से देखते हैं और सीखते भी हैं। क्या है ये दोस्ती? आपको एक साथ बांध के रखने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित करती है, वो है दोस्ती। और वो ये खेल देता है, क्योंकि टीम गेम में हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के अलावा आगे बढ़ने के लिए उतने सक्षम नहीं है जितने की हमें होना चाहिए। तो मजबूर करता है ये खेल अपने आप को दोस्ती में बांध के रखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई और फील्ड भी ऐसा है कि जो इस रूप में, इस विषय में कार्य करता होगा। ये है स्पोर्ट्स के थ्रू मिलने वाली दोस्ती, और यकीनन ये सक्षमीकरण या महिलाओं को सक्षम करने के लिए प्रेरित है। इक्वालिटी फॉर विच आई स्टैंड ऑलवेज। क्या है इक्वालिटी? इक्वालिटी वो है समानता। खेल में वो एक फीलिंग की जो हर एक मेल स्पोर्ट्स कर सकता है, वो मैं कर सकती हूँ। ये अपने आप में एक सक्षमता है। ऐसा एक फील्ड, ऐसा एक मैदान कि जहाँ पे जिस समय, जिस दिशा में पुरुष कार्य कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। टीम गेम देखिएगा, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और जिसमें मिक्स खेला जाता है, उसमें एक पुरुष का ये मानना कि मेरे साथ खेलने वाली मेरी जो बहन है, मेरी जो फ्रेंड है, वो जो महिला है, अगर मैं जिस प्रतिशत देता हूँ, अगर वो भी प्रतिशत देती है, तो मैं जीत सकता हूँ। किसी पुरुष का स्त्री पे निर्भर रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट है, और ये देता है स्पोर्ट्स। देखिए सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, रियो ओलंपिक में क्या कमाल कर दिया था इस जोड़ी ने। अपने साथ हर एक उस जेंडर को, नहीं तो हमने देखा है कि पुरुष वर्ग से कई बार फीमेल, वुमेन इज वीकर सेक्स, बहुत कम कुवत कड़ी है ये समाज की, ऐसा ही कहा गया।
इवन इफ इन डेली हेडलाइंस महिलाओं को कहाँ लाके रख दिया था उन्होंने। ये तो स्पोर्ट्स ही है जो कि इस इक्वालिटी को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को खेल में समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या नहीं कर सकती है लड़कियां? जिस मैदान में जिस फुटबॉल को किक मार के गोल करते हुए एक टूर्नामेंट को मेल जीतता है, उसी टूर्नामेंट में उसी प्रतिशत अपनी गोल के वजह से एक महिला भी अपनी टीम को जीत दिलाती है। और यही है समानता। क्या होती है इक्वालिटी? यही है इक्वालिटी जो हमें स्पोर्ट्स देता है। लड़कियों में ये जीतने की उमंग और ये कुछ कर गुजरने की उमंग स्पोर्ट्स देता है, और यही है इक्वालिटी। और स्पोर्ट्स ऐसा फील्ड है कि जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। मैं आप सबको बता दूं कि ये बार का टोक्यो ओलंपिक सही मायने में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने वाला साबित हुआ। कैसे? आपने देखा होगा कि इस ओलंपिक की जो ज्योत है वो एक महिला द्वारा प्रज्वलित की गई, जो कि जापान की बहुत ही उम्दा लॉन टेनिस प्लेयर थी। इसी के साथ साथ जब फ्लैग होल्ड करने की बारी आई, अपने देश के लिए झंडे को पकड़ने की बारी आई, तो इस कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि इस बार ओलंपिक में एक पुरुष के साथ एक महिला भी इस देश के फ्लैग को पकड़ेगी। क्या है ये इक्वालिटी है, ये सम्मान है जो स्त्री को, महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि वो उसकी दावेदार है। आपने सभी ने देखा होगा कि ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत कौर के साथ में मनजीत सिंह के साथ में मैरी कॉम जी भी आपको इस फ्लैग को पकड़ते हुए दिखी। इसके साथ साथ में इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए टोक्यो ओलंपिक में कई ऐसे खेल थे जिसमें वुमेन्स की कैटेगरी को बढ़ाया गया और पुरुषों की कैटेगरी को कम कराया गया, दोनों कैटेगरी को इक्वल तरह पे लाया गया। ऐसे कई खेल थे जिसमें मिक्स डबल्स नहीं होते थे, उनको भी इस टोक्यो ओलंपिक में इंक्लूड किया गया। सही मायने में इक्वालिटी को प्रमोट करने वाला ये टोक्यो ओलंपिक रहा। What sports helps to empower the women? How? कैसे? हमने अभी देखा क्या देता है स्पोर्ट्स जो कि एक महिला को सक्षम कर सकता है। शिक्षा लेने की उम्मीद स्पोर्ट्स देता है, उनमें कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स भरता है, उनमें लीडरशिप को इंप्रूव करता है स्पोर्ट्स, स्ट्रेस को मैनेजमेंट का स्किल देता है स्पोर्ट्स, डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी, पेशेंस, ये सभी देता है स्पोर्ट्स। उनको इंस्पायर करता है टीम की तरह रहने के लिए, नए फ्रेंड बनाने के लिए, दोस्ती को टिकाए रखने के लिए। क्या देता है स्पोर्ट्स? यही सब कुछ देता है। कम्युनिटी को ये दिखाने का जज्बा स्पोर्ट्स देता है कि मैं कुछ हूँ, मेरा अस्तित्व है और मैं वो सब कर सकती हूँ जो कि एक मेल स्पोर्ट्समैन कर सकता है। ये देता है स्पोर्ट्स। उनमें कॉन्फिडेंस का बिल्डअप करता है। उसके बाद में ट्रस्ट करना सिखाता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या सिखाता है? ट्रस्ट करना, कि आप अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आप ये कर सकते हो। लीडरशिप स्किल के साथ में वो देता है अकाउंटेबिलिटी। क्या है ये? पेशेंस देता है, समाज के प्रति अपने आप को सिद्ध करने के लिए एक सरोकार और एक मार्ग को देता है। स्किल डेवलपमेंट क्या है? ये सभी स्पोर्ट्स देता है। स्पोर्ट्स क्या देता है? स्पोर्ट्स अलाउ वुमेन टू फील अ सक्सेस। स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो महिलाओं को सक्सेसफुल मैं हो सकती हूँ इसका फीलिंग देता है। दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि महिला अपने ही रिकॉर्ड्स को बना रही है, नए नए रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। दुनिया के सामने वो अपने आप को प्रूव कर रही है और वो ये दिखा रही है कि मैं उस मुकाम को पा सकती हूँ जिसके लिए मैं काबिल हूँ और जिसके लिए मैंने सोचा है, और इसी के लिए मैं किसी भी हार्ड वर्क को करने से पीछे नहीं हट रही हूँ। यही दे रहा है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या दे रहा है? अपने आप को सिद्ध करने के लिए वो मार्ग दे रहा है, ऊंचाइयों को छूने के लिए महिलाओं को वो मार्ग दे रहा है जिसके लिए वो प्रभावी दावेदार है। क्या कर रहा है स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स not only allow the world to be amazed what the female athletes are, but they allow women to support women. क्या कर रहा है स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है कि आप अपनी ऊंचाइयों को छू लीजिएगा जिसके दावेदार आप हैं, तो स्पोर्ट्स इस बात के लिए भी अलाउ कर रहा है कि आपके साथ साथ आप अपनी कम्युनिटी की हर एक उस महिलाओं को ऊपर उठाइए, उनको सपोर्ट कीजिए कि वो आपके साथ साथ इस दुनिया में अपने आप को सिद्ध कर सके। और ये देता है स्पोर्ट्स। क्या ये एम्पावरमेंट नहीं है? यस, इट इज एम्पावरमेंट।
और ये बात एम्पावरमेंट को काफी बढ़ावा देने वाली है कि जब आप फील करते हो कि एक महिला के पीछे दूसरी महिला अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसकी उंगली पकड़ के, ना कि उसकी उंगली पकड़ के उसके पीछे भी खड़ी है, क्या ये एम्पावरमेंट नहीं है? जब एक महिला दूसरा महिला के लिए कार्य करना चाह रही है, जब एक महिला दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी उंगली थामने के लिए प्रेरित कर रही है, क्या मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी किसी फील्ड में ये होता होगा। ऐसे तो हम देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं को पीछे खींचा जाए, हम उनके कैसे आगे बढ़े। और कई बार कहा भी जाता है कि महिला ही महिलाओं की दुश्मन है, क्योंकि वो उसके प्रगति के मार्ग में एक रोड़ा बन के आ रही है। स्पोर्ट्स ऐसा फील्ड नहीं है। स्पोर्ट्स उन सभी महिलाओं को प्रेरणा देती है, महिला ही महिलाओं को प्रेरणा देता है, और ये सही मायने में एम्पावरमेंट है। वंदना कटारिया जी को कौन नहीं जानता है। आज सुबह की न्यूज है जो मैंने आपके लिए यहाँ पुट ऑन की है कि उत्तराखंड के सीएम ने अनाउंस किया है कि हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया as the brand ambassador of the state's Department of Women Empowerment and Child Development। क्यों क्यों वंदना जी को, क्या आप जानते हैं? शायद आप में से बहुत जन जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे कि वंदना कटारिया किस लिए सुर्खियों में बटोरी गई। एक, इंडियन टीम को हाईट्रिक करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए वंदना कटारिया ने बहुत मीडिया को बटोरा। उसके साथ साथ जब सेमीफाइनल का मैच इंडिया हार चुकी थी किसी कारणवश, वंदना कटारिया जो कि एक ऐसे कम्युनिटी से आती है जो कि पिछड़े वर्ग से है, उनके घर के सामने पटाखे फोड़ के उनके परिवारजनों से गलत भाषा में बात करने के लिए कुछ लोगों ने उठाए हुए कदम के लिए भी वंदना कटारिया जानी जाती है। क्या किया वंदना कटारिया ने? तो इस समाज को, जो लोग उनके अगेंस्ट में महिलाएं खेल में आगे नहीं जा सकती या इन महिलाओं के वजह से भारत को हार देखनी पड़ी, ऐसे ओझी सोच वाले लोगों के मुंह पे थप्पड़ मार दिया वंदना कटारिया ने, ब्रांड एम्बेसडर होके उन्हीं की स्टेट का। क्यों उन वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड के इस वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड सेल का? क्योंकि उसने खेल बताया, पूरे समाज को अपने ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। भारत की हर एक बेटी वंदना कटारिया के साथ होने वाले इस सलूक के बाद सोचने लगे कि अगर देश को मेडल दिलाने के लिए, देश के लिए कार्य करने वाले वंदना कटारिया की फैमिली अगर इंडिया में सेफ नहीं है, तो फिर सेफ कौन है? ऐसी सोच को सोचने के लिए वंदना कटारिया ने सभी को प्रभावित किया, सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और देश की सभी कम्युनिटी अब इस के पीछे लग गई है कि वंदना कटारिया को न्याय कैसे मिला। क्यों हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? जो समाज ऊंची जात वालों को अपने घर के आंगन में रहने तक की परमिशन नहीं देता था, वही समाज आज वंदना कटारिया को सिर पे उठा के इस देश के नारी को न्याय मिले इसलिए कार्य कर रहा है। क्या ये एम्पावरमेंट नहीं? यही एम्पावरमेंट है, यही स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट है। यस, स्पोर्ट्स वुमन को एम्पावर कर सकता है, क्योंकि महिला स्वयं एक प्रेरणा है, और इस प्रेरणा को आगे लेके महिला आगे बढ़ सकती है, विश्व में उन सभी चीजों के लिए वो दावेदार हो सकती है जो कि जिसकी की वो हकदार है। और स्पोर्ट्स यही सब एबिलिटीज और स्किल एक महिला को सिखाता है, जिससे वो आगे बढ़ सकती है, जिससे वो प्रेरणा ले सकती है। अब देश को या सारी दुनिया को ये दिखा देना है कि आप जो भगवान ने, जो निसर्ग ने मुझे कमजोरियां दी है, उनको ना देखते हुए आप अब देखिए है मेरी लड़ने की ताकत को, आप देखिए मेरी उस छलांग को जो भारत देश का नाम आगे करने के लिए मैं लेने वाली हूँ। आप देखिए मेरी मेहनत को, आप देखिए मेरे डिवोशन को, आप देखिए मेरे कमिटमेंट को। और इसी से समर्पित एक छोटा सा वीडियो जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उसको देखते हैं और उसके बाद में इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो देखिएगा।
And with this, sir, I conclude. आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह हमारे भारत देश की लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही है। अगर ये लड़कियां समाज की उन लड़कियों को एक सपना भी दे पाई कि वो भी उनकी तरह खेल सकती है, तो मैं मानती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स दूर नहीं है, जो कि हो ही रहा है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है कि इस विषय को लेके चल रहे हैं, पर अगर हम इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए मैम। हेलो हेलो मॅडम व्हिडिओ रन नाही झाला तो. रन नहीं हुआ है सर जी। नहीं. एक मिनट सर, एक मिनट। त्याची लिंक जर असेल कोणती ऑनलाईनची तर ती लिंक ओपन करून दाखवा मॅडम. ओके सर, एक मिनट। सर अभी शेयर हो पाया है सर वीडियो? नहीं मैडम, नहीं अजून. नाही नाही. ओके सर, जस्ट वेट सर। थँक्यू की स्लाइड चालू है अभी. ओके सर, वेट सर, वेट। आई विल ट्राई सर। चलो ठीक है सर, देखते हैं फिर कभी अगर मौका मिले तो। ओके ओके मैडम, शैल वी कंक्लूड? यस सर, यस सर। अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है तो जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं सर। जी जी, तो हम जरूर चाहेंगे कि उन प्रश्नों का समाधान करें। जी जी. आप बच्चियों से ये भी कह दिए की वो ॲज वेल एज इंग्लिश, हिंदी आणि त्या मराठीमध्ये सुद्धा मला प्रश्न विचारू शकतात, जेणेकरून मी त्यांच्या प्रश्नाचं समाधान करू शकेल। हिंदीमध्ये विचारा, मराठीमध्ये, ज्या लँग्वेज मध्ये त्या कम्फर्टेबल आहे त्या लँग्वेज मध्ये त्या मला विचारू शकतात। जी मैडम, जी मैडम। ओके, धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही सुलभ तथा सरल भाषा में वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स इस विषय पर मार्गदर्शन किया। इस कार्यशाला को जुड़े सहभागी छात्रों से निवेदन है कि किसी को मैडम से इस विषय में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी कोई भी लैंग्वेज से मैडम से डिस्कस कर सकते हैं। अपने को खुद को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल आप मैडम से पूछ सकते हैं। किसी छात्र को अगर अपना सवाल मैडम को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। खुद को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए प्लीज। दुर्गा हरिदास पारसकर, आपने हैंड रेज किया है। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए और मैडम से सवाल पूछिए। शीतल करंगळे, तुम्हाला काही विचारायचं आहे का? तुम्ही अनम्यूट झालेले आहेत। हॅलो मॅडम। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। मॅडम हे सब्जेक्ट कशाचा आहे मॅडम हा? वुमेन एम्पॉवरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। मला वेळ झाला मॅडम क्लासवर यायला। अच्छा। मी लेट आली। ओके फाईन। हे बघ बेटा, हा आपण ज्याच्यावर बोलत होतो हा विषय होता वुमेन एम्पॉवरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, म्हणजे स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपण महिलांना कसं सक्षम करू शकतो, त्यांचं सक्षमीकरण कशा प्रकारे करू शकतो, हा या विषयाचा मुख्य उद्देश होता ज्याच्यावर आपण बोलत होतो। मी सरांकडे स्लाइड्स देऊन देईन, रादर दॅन की तुम्ही जर लेक्चरचं जर रेकॉर्डिंग तुमच्याकडे असेल तर ते जर तू ऐकलं तर निश्चितच तुला लक्षात येईल की कुठल्या विषयाबद्दल आपण चर्चा करतो। आणि इतप्पर जर तुला त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स असेल तर तू पर्सनली मला कॉन्टॅक्ट करून ब्रह्मे सर थ्रू तुला ज्या विषयाबद्दल किंवा ज्या कॉन्सेप्ट बद्दल काही कन्फ्युजन असेल तर तू मला विचारू शकते आणि मी पूर्ण प्रयत्न करेल की तुझ्या प्रश्नांचं निराकरण आणि समाधान करू। ओके ओके। आपण यूट्यूबची लिंक ग्रुपवर शेअर करणार आहे। ती पाहून त्याच्यानंतर सुद्धा आपण आणि मॅडमचा फोन नंबर पण मी ग्रुपला शेअर करेल। ती लिंक तो
पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जर तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही ते मॅडमला विचारू शकता. ठीक आहे. ओके. फील फ्री टू आस्क मी सर. म्हणजे तुम्ही सगळ्याजणी विचारू शकता तुमच्या मनात काही शंका असेल, आणि हेच ते प्लॅटफॉर्म आहे की आपल्या शंकेचं निराकरण आपण करून घेतलं पाहिजे आणि या स्पोर्ट्सच्या फील्डमध्ये पुढे वाटचाल केली पाहिजे. माझ्या या लेक्चर नंतर हजारो किंवा काही त्यापैकी काही अंशी समाजाने जरी हा निश्चय केला की आपण आपल्या मुलींना स्पोर्ट्समध्ये टाकावं, स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून त्या सक्षम होतात, या विचाराला जरी मी उजाळा देऊ शकत असेल तर माझ्याकडून हे वर्कशॉप सक्सेसफुल झालं किंवा मी काही प्रतिशत यशस्वी झाली आपल्या समोर आपला विषय मांडण्यासाठी, असं मला वाटेल. ठीक आहे मॅडम. रुपाली मॅडम, Yes, sir. अत्यंत सुंदर असं प्रेझेंटेशन केलं आणि ओघवती शैली म्हणजे केवळ तुम्ही शारीरिक शिक्षणातून महिलांचा विकास हा विषय न घेता एकंदरीत ज्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये स्पोर्ट मधून तयार झालेल्या विद्यार्थिनी आपलं नाव ज्यांनी जगामध्ये केलंय अशांची माहिती दिली. अत्यंत प्रेरणादायी असं व्याख्यान झालेलं आहे. ओघवती शैली आणि तुमचं भाषेवरचं प्रभुत्व यामुळे खऱ्या अर्थानं सर्वच विद्यार्थिनींसाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वांचं भाषण प्रेरणादायी राहील असंच तुम्ही प्रेझेंट केलेलं आहे. महाविद्यालय आणि माझ्या वैयक्तिक मी सुद्धा करिअर काउन्सिलिंगचं काम करतोय कॉलेजमध्ये, तर माझ्या विभागातर्फे मी तुमचं अभिनंदन करतो आणि आभार सुद्धा व्यक्त करतो. खूप सुंदर प्रेझेंटेशन केलंय तुम्ही. खूप खूप धन्यवाद सर. बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमन माझ्यासाठी ही खूप मानाची गोष्ट आहे की माझ्या क्षेत्रासाठी काहीतरी करण्याची संधी मला मिळत आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांचं सुद्धा खूप खूप आभार की आपण इतक्या सुंदर चांगल्या विषयाचं मांडणीसाठी मला इथे आमंत्रित केलं, आणि नक्कीच आपल्या या प्रयत्नाला यश येईल जर वुमेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन आणखी वाढू शकेल. आणि नक्कीच पुढच्या ऑलिम्पिकमध्ये भारतातून, विदर्भातून एखादी, महाराष्ट्रातून, विदर्भातून अशी एक स्त्री असेल की जी मेडलच्या सोबत आपल्याला पाहायला मिळेल, आणि त्यासाठी आपल्याला कार्य करायचे आहे आणि आपल्या प्रगतीपथावर चालायचं आहे. कारण मुलगा आणि मुलगी आहे तर मुलगी आहे तर डॉक्टर आणि मुलगा आहे तर इंजिनियर, हा कन्सेप्ट आपल्याला बाजूस ठेवून आज या स्पोर्ट्स मध्ये काय काय आपल्याला मिळत आहे. जर आपण नीरज चोप्रा गोल्ड मेडलिस्ट याची जर लिस्ट बघाल सर, तर आज तो या घडीला 17 ते 18 कोटीचा मानकरी ठरलेला आहे. ह्या सगळ्या विषयाकडे आपण लक्ष केंद्रित करून घ्यायला पाहिजे. येस शीतल. हॅलो मॅडम, या सहभागात मला सहभागी व्हायचं आहे मॅडम, या कार्यक्रमात सहभागी व्हायचंय. ओके ब्रह्मे सर, जेव्हा केव्हा आपण या विषयावर बोलण्यासाठी मला आमंत्रित कराल, मी आवर्जून आपल्याला होकार देईल आणि प्रयत्न करेल की माझ्या पद्धतीने नवीन नवीन या क्षेत्रामध्ये अजून वुमेन एम्पॉवरमेंटसाठी कुठल्या गोष्टी येत आहेत किंवा कुठल्या पद्धतीने आपल्या भारतीय महिला पुढे जात आहेत, यावर्षी नक्कीच मी विद्यार्थ्यांना सोबत बोलेल किंवा टॉक सेशन जरी असला नसला वर्कशॉप तरी सुद्धा मी नक्की या गोष्टीला प्रतिसाद देईन. जी मॅडम जी. जो समीक्षा जोपुले, तुम्हाला काही विचारायचं आहे का? आपण बराच वेळ अनम्यूट करून केलेला आहे. समीक्षा जोपुले सर, आजचा जो कार्यक्रम ठेवलाय, हॅलो समीक्षा. जर तुला हिंदी मध्ये विचारायचं असेल बेटा तर फील फ्री, विचार. तू हिंदी मध्ये विचारू शकतास. इस वर्कशॉप में जो भी सहभागी है, अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वो मुझे इंग्लिश, हिंदी या मराठी में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उनके क्वेश्चंस का समाधान कर पाऊं, क्योंकि ये आप ही के लिए, ये प्लेटफॉर्म स्पेशली इन उभरती बच्चियों के लिए है कि जो अपनी शंकाओं का निरासन या समाधान इस वर्कशॉप के माध्यम से कर पाए. तो चाहूंगी मैं कि वो बोले. बहुत कुछ बातें थी इस विषय में, ये खत्म होने वाला विषय नहीं है ब्रह्मे सर. बहुत कुछ ऐसी बातें थी कि जो मैं रखना चाहती थी, पर जो टाइम लिमिट, जो बंधन आपने बांध दिया था, उसी में रहना मैंने उचित समझा और समय की पाबंदी को हुए मैंने कंक्लूड करना चाहा.
दुर्गा पारसकर, श्वेता चौहान, आप दोनों ने हैंड रेज किया है। अगर आपको मैडम से कुछ पूछना है तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए और मैडम से सवाल आप पूछ सकती है, या मराठी में या हिंदी में या इंग्लिश में भी, तीनों लैंग्वेज में आप मैडम से सवाल पूछ सकती है। समीक्षा जोपुले, इन्होंने भी अपना माइक अनम्यूट किया है। जो समीक्षा, अगर आपको कुछ पूछना है। ओके मैडम। चॅट बॉक्स मध्येही प्रश्न विचारू शकतात किसी को अगर सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में भी आपका प्रश्न लिख सकते हैं। सर चैट बॉक्स में कई लोगों ने डाला है सर कि प्लीज शेयर पीपीटी और उनके नंबर्स भी दिए हैं, तो अगर आपको हो सके सर तो आप उनको दे दीजिएगा। जी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जी। ये विषय ही ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक कॉलेज, हर एक घर, हर एक बच्ची तक पहुंचे, तो जी। प्लीज सर जी यू मे शेयर सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम जी। अब मैं महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य माननीय डॉक्टर सुभाष गव्हाणे सर इन्हें अध्यक्षीय विचार प्रकटन के लिए आमंत्रित करता हूँ। गव्हाणे सर प्लीज। धन्यवाद सर। आज या राष्ट्रीय कार्यशाळेमध्ये सहभागी सर्वांना प्रथमतः नमस्कार। वुमेन्स एम्पॉवरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स या विषयावरील या राष्ट्रीय कार्यशाळेला लाभलेल्या डॉक्टर रुपाली टोने मॅडम, या कार्यशाळेचे समन्वयक ब्रह्मे सर, आमच्या महाविद्यालयातील तमाम प्राध्यापक वृंद, शिक्षकेतर वृंद आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या कार्यशाळेमध्ये मॅडमनी अत्यंत छान असं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे, विद्यार्थिनींना केलेलं आहे। त्यांच्या या मार्गदर्शनातून आपल्याला नक्कीच प्रेरणा मिळेल, आपल्याला लाभ होईल। तसा हा जो विषय आहे वुमेन्स एम्पॉवरमेंट, वेगवेगळ्या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरण आज रोजी चाललेलं आहे। जर महिलांचा इतिहास जर आपण बघितला तर आपल्या या पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये महिला बऱ्याच क्षेत्रांच्या बाबतीत आजपर्यंत उपेक्षित राहिलेल्या आहेत। परंतु जसं हे बंधनं शिथिल होत गेलीत, अनेक परंपरा होत्या, अनेक अशा काही गोष्टी होत्या महिलांना बंधनामध्ये टाकणाऱ्या, परंतु जसं शिक्षणाचा विकास होत गेला आणि तसतशी ही सगळी बंधनं हळूहळू दूर झाली आणि आजच्या या आधुनिक काळामध्ये 21व्या शतकामध्ये महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून वाटचाल करता आहेत। प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला अग्रेसर होता आहेत। आजचं समजा आपला व्याख्यानाचा जो विषय होता हा क्रीडा क्षेत्र होता, परंतु असे अनेक क्षेत्र आहेत आज महिलांनी ती पादांक्रांत केलेली आहेत। मी तर असं म्हणेल की पुरुषाच्या पुढे त्यांचा खांदा आहे, इतपत वाटचाल महिलांची आज झालेली आपल्याला बघायला मिळते। पूर्वी चूल आणि मूल एवढंच कार्यक्षेत्र असलेली स्त्री आज मात्र वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये स्वतःच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवत आहे असं म्हणायला पाहिजे, किंवा म्हणावंच लागेल। म्हणायला पाहिजे म्हटल्यापेक्षा म्हणावंच लागेल। आज सांस्कृतिक क्षेत्र असेल, विज्ञान असेल, सैन्य दल असेल, राजकारण असेल, समाजकारण असेल, शासन असेल, प्रशासन असेल, अंतराळ असेल, सगळ्याच ठिकाणी महिलांचा वावर मोठ्या प्रमाणात आज आहे आणि फार पुढे जाऊन महिला या क्षेत्रामध्ये काम करतायत। आता क्रीडा क्षेत्राचा जर विचार केला तर सायना नेहवाल आहे, PV सिंधू आहे, मेरी कोम आहे, सानिया मिर्झा आहे, दीपिका पल्लिकल आहे, दीपिका कुमारी आहे। त्याशिवाय आता या नुकतंच जे समजा ऑलिम्पिक स्पर्धा झाल्या यामधल्या काही खेळाडू असतील, या सगळ्यांनीच आपल्या एकंदरीतच जे काही समजा क्रीडा क्षेत्रामध्ये त्यांनी छाप सोडलेली आहे। त्यानंतर मॅडमने त्यांच्या व्याख्यानामध्ये जे काही विषय मांडले, जो काही विषय त्यांनी सविस्तर आपल्या समोर मांडला, त्यामध्ये त्यांनी आपल्याला खेळ काय देऊ शकतात, खेळ आपल्या जीवनामध्ये काय बदल घडवून आणू शकतात, किंवा या खेळांच्या माध्यमातून आपण महिलांचं सक्षमीकरण कसं करू शकतो। आता खेळ महिला असेल किंवा पुरुष असेल, मॅडमने जे सांगितलेलं आहे या सगळ्या ते जे काही समजा खेळांचे जे फायदे आहेत हे सगळ्यांनाच होणार आहेत, महिलांना होणार आहेत, पुरुषांनाही होणार आहेत। परंतु खेळ आपल्याला काय शिकवू शकतात, त्यांनी खूप सविस्तर आणि खूप छान अशा प्रकारचे मुद्देसूद मांडणी मॅडमने त्यांच्या व्याख्यानामध्ये केलेली आहे
खेळ आपल्याला आरोग्य प्रदान करतात. आज आपण पाहतो मॅडमनी ओबेसिटीचा प्रश्न मांडला आणि आज समजा भारत सुद्धा एक प्रकारे कॅपिटल कंट्री बनत आहे त्या ओबेसिटीच्या बाबतीत. तर मॅडमनी जो मुद्दा मांडला की आपल्याला खेळ आरोग्य प्रदान करतात. तुम्ही जर दररोज खेळत असाल, ग्राउंडवर जात असाल, तर आपल्यामध्ये जी काही ओबेसिटी येऊ लागलेली आहे ती कमी होऊ शकते. आरोग्य आपल्याला खेळ प्रदान करतात, हे महत्वाचं आहे. त्यानंतर नेतृत्व गुण असेल किंवा एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स लेवल आपली प्रचंड वाढू शकते खेळांनी. त्यानंतर आपली निर्णय क्षमता, जीवनामध्ये निर्णय क्षमता अत्यंत महत्वाची असते. योग्य वेळेला जर योग्य निर्णय आपण घेऊ शकत नसू तर आपण या स्पर्धेच्या युगामध्ये मागे पडू शकतो. आणि म्हणून खेळ आपल्याला निर्णय क्षमता शिकवतात. जीवनभर अगदी जन्म झाल्यापासून तर मरेपर्यंत म्हणजे जिथपासून त्याला जाण निर्माण होते तिथपासून या निर्णय क्षमतेचा आपल्या जीवनामध्ये अत्यंत मोठा उपयोग असतो आणि ती योग्य वेळेला योग्य निर्णय घेतला गेला पाहिजे. त्यानंतर मॅडमनी सांगितले दृढ निश्चय आहे. दृढ निश्चय एखाद्या गोष्टीचा आपण करत असू तरच आपण आपल्याला यशप्राप्ती त्या क्षेत्रामध्ये होऊ शकते. त्यानंतर एक जबाबदारीची जाणीव खेळ आपल्याला शिकवतात. समर्पण शिकवतात, प्रतिबद्धता शिकवतात. एक सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सांघिक भावना. सांघिक भावना खेळ आपल्यामध्ये निर्माण करतात. सांघिक भावना, शेवटी माणूस हा समाजशील प्राणी आहे, समाजामध्ये राहतो, समूहाने तो राहतो. त्यामुळे आपल्यामध्ये सांघिक भावना असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर आपल्याला जीवनामध्ये ज्या बिंदूपर्यंत जायचं आहे, जे काही ध्येय आपण आपल्या डोळ्यासमोर ठेवणार आहोत ते ध्येयापर्यंत पोहोचण्याचं आपल्याला खेळ शिकवतात. म्हणजे अशा पद्धतीने एक समजा एक आशावादी दृष्टिकोन खेळ आपल्यामध्ये निर्माण करतात, मित्रत्व निर्माण करतात, समानता आपल्याला शिकवतात, इक्वेलिटी शिकवतात आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सकारात्मक दृष्टिकोन. सकारात्मकता असल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही आणि त्या कारणामुळे या सगळ्या बाबी आपल्याला खेळ जर शिकवत असतील आणि आज आपण पाहतो की समजा मॅडमनी म्हटलंय की मुलींनी जर समजा या सगळ्या गोष्टी केल्या तर महिला सक्षमीकरण या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं. आता मॅडमला मला सांगावंसं वाटतं की आमच्या महाविद्यालयामध्ये ब्रह्मे सर एक चांगलं क्रीडा क्षेत्रासाठी एक चांगलं वातावरण आमच्या महाविद्यालयामध्ये आहे आणि आमच्या महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांपेक्षा विद्यार्थिनी या खेळामध्ये जास्त सहभागी होतात. आमच्या महाविद्यालयाची बॉल बॅडमिंटनची टीम सतत अनेकदा विजयी ठरलेली आहे, अगदी विद्यापीठ स्तरापर्यंत गेलेली आहे आणि एक चांगलं वातावरण विद्यार्थिनींसाठी आमच्या महाविद्यालयामध्ये आहे. मॅडमनी त्यांच्या व्याख्यानामधून जे काही समजा या म्हणजे मुलींसाठी खेळ आपल्याला जे जे काही शिकवतात ते मुलींनी आत्मसात केलं पाहिजे, पुढे गेलं पाहिजे. त्यासाठी मॅडमनी जे काही सांगितलेलं आहे त्यांच्या व्याख्यानातनं मुलींनी ते आत्मसात करावं आणि त्या माध्यमातनं आपला स्वतःचा विकास करून घ्यावा, एवढंच एक आवाहन या ठिकाणी करतो. आणि मॅडमनी खूप छान मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे. त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीनं मी मॅडमचे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. ब्रह्मे सर. जो वीडियो अभी कुछ टेक्निकल समस्या के कारण प्ले नहीं हुआ था, मैडम ने वो वीडियो मुझे भेजा है. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं वो वीडियो शेयर करूंगा. उसी तरह ये पूरी जो जूम मीटिंग, ये कार्यशाला की जो आभासी कार्यशाला हुआ उसका भी रिकॉर्डिंग मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा. इसके बाद हम आज के इस राष्ट्रीय स्तर आभासी कार्यशाला में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित कार्यकारी प्राचार्य माननीय डॉक्टर सुभाष गव्हाणे सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं. कार्यशाला में मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित डॉक्टर रूपाली टोने मैडम, जिन्होंने अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सभी को लाभान्वित किया, इनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूं. तथा इस कार्यशाला को उपस्थित सभी मान्यवर तथा सहभागियों का आभार व्यक्त करता हूं तथा माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कार्यशाला समाप्ति की घोषणा करता हूं. धन्यवाद. ई सर्टिफिकेट की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी हुई है. वो लिंक आप फिल करके, वो फॉर्म फिल करके आपका ई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. टोने मैडम, थैंक यू. थैंक यू
sir. Thank you very much. धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद. For giving me such a wonderful opportunity to express my view regarding the sports empowerment through women. Thank you, sir. Thank you once again. फार सुंदर प्रेझेंटेशन झालं तुमचं आणि खऱ्या अर्थाने सक्षम महिला म्हणून तुम्ही ते प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. थँक्यू मॅडम. Thank you, sir. थँक्यू सर. ओके ओके.